नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 48 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है, तो आप जिस भी माध्यम से हैं उस माध्यम में प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द लाइट पासिंग थ्रू द ह्यूमन आइज। मानव नेत्र के संदर्भ में प्रकाश पथ का सही क्रम चुनना है आपको। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। ABCD ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और उत्तर दीजिए। जब हम बात करते हैं मानव नेत्र की, तो मानव नेत्र के संदर्भ में प्रकाश पथ की बात यहाँ पर की गई है, लाइट। ठीक है, लाइट की बात की गई है। तो लाइट सबसे पहले आपकी कॉर्निया से होकर प्यूपिल, लेंस, फिर रेटिना में इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, इस तरीके से पास होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। डायग्राम में दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये देखिए डायग्राम, यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉर्निया दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इधर प्यूपिल है और ये लेंस है और यहाँ पर आपका रेटिना होता है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र में इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, तो रेटिना में फॉर्म होती है। और ये जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है कहाँ पर, रेटिना में। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है क्लास। चल अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है। जैसे आपकी परीक्षा में कई बार आई से रिलेटेड जो प्रश्न बना है वो कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड बना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जब भी हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ये याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एक बार परीक्षा में क्या किया था एग्जामिनर ने, जो पेपर बना था उसमें पहला स्टेटमेंट लिखा था कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हेरिडिटरी डिजीज है। तो दोनों ऑप्शंस को इंटरचेंज कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटरी होता है। ठीक है, और जब हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल की कमी से होता है। इसी तरीके से एक और आई की डिजीज होती है ज़ेरोफ्थेल्मिया, जिसमें कि आंखें जो हैं वो सूख जाती हैं, ड्राई आई डिजीज होती है ये। ठीक है, ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूं, नोट कर लीजिए एज इट इज। इसी तरीके से एक और प्रश्न, हम डिफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मायोपिया जो डिफेक्ट है याद रखिएगा, इसमें जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, आप नियर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हो लेकिन जो दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसको देखने में परेशानी होती है। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान रखिएगा आप लोग हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें नियर के ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन जो फार, जो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। तो पास की वस्तुएं आप ढंग से नहीं देख सकते लेकिन दूर जो वस्तुएं हैं उनको देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। तो इसमें इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एज इट इज अपने नोटबुक में लिख लीजिए क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बने हैं। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लाइफ। लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A lifestyle for environment movements was announced in 2011. It is an India-led global mass movement to nudge the individual and community to
कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। हम देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी में भी, इसको दोनों माध्यम में देखेंगे। पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन की घोषणा 2021 में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा COP26 जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, उसमें मोदी जी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन की घोषणा की थी। तो COP26 में इसकी घोषणा की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि कहां पर हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, जो कि कहां पर है, स्कॉटलैंड में है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, ठीक है। यहां पर देखो दूसरा स्टेटमेंट, या पर्यावरण रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई करने के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं, तो 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डी जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था COP26, ठीक है, शिखर सम्मेलन, जिसके दौरान पहली बार लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब इस प्रश्न को देखो, ये जो प्रश्न है क्या बोला गया, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है, ठीक है। 2025 में पेरिस बैठक में घोषित अगले वैश्विक एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यहां पर बताइए कौन सा देश करेगा, भारत करेगा, ठीक है। भारत में अभी फरवरी में आपका ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है दिल्ली में, ये याद रखिएगा, दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। जिसकी घोषणा कहां पर की गई थी, जिसकी घोषणा की गई थी 2025 में ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट जो कि पेरिस में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसी में अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि जो नेक्स्ट ग्लोबल एआई समिट है वो दिल्ली इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ठीक है क्लास। चलो, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वेयर इज द नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहां पर आपका स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये स्थित है आगरा में, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, इसको एक जगह नोट कर लो। इसकी स्थापना 1949 में व्यापार और उद्योग के हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, स्टैंडिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ लेक स्वैम्प इज कॉल्ड, बताइए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे, तो यहां पर हम लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम की, जब हम लेंटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इस चीज को ऐसे समझिए, कोई इंसान अगर लेट गया है, लेंटिक लेट गया है, तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। इसी तरीके से जब हम लेंटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, यहाँ पर जो पानी होता है वो आपका स्थिर होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हम लोटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम और आप अगर लोटे तो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट होता है, लोटना ना, कहते हैं ना बचपन में बच्चे लोट रहे हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोटिक इकोसिस्टम की जब हम बात करेंगे तो पानी में एक मूवमेंट दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंटिक इकोसिस्टम का आपका एग्जाम्पल हो गया एक जगह स्थिर पानी, जैसे पॉन्ड्स हो गया ना, वेल हो गया, यहाँ पर पानी एक जगह स्थिर है, मूवमेंट नहीं है पानी में। लेकिन लोटिक इकोसिस्टम का आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, रिवर हो गया, जिसमें पानी में मूवमेंट है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, ठहरा पानी जैसे कि झील, दलदल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा, तो बताइए इसको क्या कहा जाएगा, इसको लेंटिक इकोसिस्टम कहा जाएगा। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्न पहले भी परीक्षा में बने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला देखें, यूरोप में राइन नदी निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं गुजरती है, ये बोला गया है। नीदरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, राइन नदी की बात की गई है। परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि रॉटरडैम जो है वो किस नदी पर है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, रॉटरडैम जो है वो किस नदी पर है, तो ये जो है ये राइन नदी पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और राइन नदी इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो वो इटली से होकर नहीं गुजरती है।
बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम राइन नदी की बात करेंगे तो इसका सोर्स क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्विस आल्प्स जो कि स्विट्जरलैंड में है, इंपॉर्टेंट है। ये बहाव अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम की ओर ये नदी बहती है। यहाँ पर आपको इस फिगर से अगर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये सोर्स है स्विस आल्प, ठीक है, जो कि कहाँ पर है बताइए, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। यहाँ से राइन नदी आपको बहती हुई दिख रही है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर कौन सा डैम है, रॉटरडैम है, ठीक है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, नीदरलैंड है, ठीक है। इधर आपको नीदरलैंड दिख रहा है, इधर आपको लग्जमबर्ग दिख रहा है, ठीक है, इधर स्विट्जरलैंड दिख रहा है, इधर ऑस्ट्रिया का बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये जर्मनी है, ठीक है। इटली में राइन नदी आपकी नहीं फ्लो कर रही है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब देखो इटली के मैप की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है और इम्पॉर्टेंट भी है। इटली की इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एड्रियाटिक सी दिखेगी, इधर टाइरेनियन सी दिखेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आयोनियन सी है। मैंने आपको कई बार बताया है इटली का मैप क्या किया करो, ऐसे ही ड्रॉ कर लिया करो और कहा करो इधर एड्रियाटिक सी है, इधर टाइरेनियन सी है, इधर आयोनियन सी है, ठीक है। ये देखो ये कौन सा रीजन है, ये सिसिली है, और सिसिली को ध्यान दीजिएगा, सिसिली को मेन इटली से कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, मेसिसिना स्ट्रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिसिली की बात करें, सिसिली को जो मेन लैंड है इटली का, उससे कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो वो मेसिसिना स्ट्रेट है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर सार्डिनिया दिख रहा है, इधर कॉर्सिका दिख रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉर्सिका पे किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। सार्डिनिया की बात करते हैं तो इटली, ठीक है। और इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, कौन सा स्टेट सेपरेट कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो इधर बोनिफेसियो स्ट्रेट है जो कि कॉर्सिका इटली को, कॉर्सिका फ्रांस को ध्यान से सुनिएगा, सार्डिनिया इटली से अलग कर रहा है। और यहाँ पर सिसिली को इटली से कौन अलग कर रहा है, मेसिसिना स्ट्रेट अलग कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनता है, जो भी चीजें बता रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइन नदी से भी रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। जर्मनी और राइन से रिलेटेड, रॉटरडैम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। चलो इस प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। ध्यान दीजिएगा क्लास, आर्टिकल 75 से रिलेटेड प्रश्न है। प्रधानमंत्री की बात की गई है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बताइए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, बिल्कुल सही है। मंत्रीगण राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, ठीक है। चारों ही स्टेटमेंट आपके जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब क्लास एक चीज सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपकी परीक्षा में कई बार जो प्रश्न बना है वो इस तरीके से बना है। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही है, उत्तर सी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन परीक्षा में क्या दिया रहता है कि जो आपके मेंबर्स हैं, काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा, तब ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये याद रखिएगा। परीक्षा में कई बार यहाँ पर ये दे दिया गया कि पार्लियामेंट के लिए मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बच्चे उसको सही भी करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता है जब ये विश्वास खोजते हैं या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, जो कि आपका लोकसभा में ही पास होता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद को रिजाइन देना पड़ता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, तो पूरे जो आपकी मंत्रिपरिषद है, ठीक है, उनको रिजाइन देना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, सी आपका सही उत्तर है। एक जगह कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। चलो यहाँ पर देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर की बात की गई है, या प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत को परिभाषित करता है। मंत्री
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। ठीक है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 8th प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है क्लास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बताना है। तो बताइए, नन्या चालुक्य राज के दरबार में थे जिन्होंने तेलुगु में रामायण की रचना की थी। और दूसरा, कंबन की बात की गई है, कंबन चोल राजा के दरबार में थे जिन्होंने तमिल में महाभारत की रचना की है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। और यहां पर मैं आपको उत्तर बता दूं, दोनों में से एक भी स्टेटमेंट आपके सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2। क्यों? जब हम कंबन की बात करते हैं तो कंबन ने तमिल में महाभारत की रचना नहीं की है, इन्होंने रामायण की रचना की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और नन्या की हम बात करते हैं तो इन्होंने तेलुगु में महाभारत की रचना की है, ना कि रामायण की। ठीक है, ये याद रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको सोर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको ओरिजिन दिए गए हैं। फ्लाई ऐश की बात की गई है, यहाँ पर राख की बात ना, फिर कीचड़ चूना, नमकीन मिट्टी और भट्टी की धूल। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। जब हम कोयला आधारित तापीय संयंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्लाई ऐश आपकी, जब कोयला जलेगा तो राख फॉर्म होगी ना, उसी में से कुछ राख की कणें जो बहुत, जिनका आपका साइज बहुत ही छोटा है तो वो हवा में उड़ जाती है, उन्हीं को फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक है, तो ए तो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए सब जगह ए आपका 1 ही दिया गया है। दूसरा देखिए, कीचड़ चूना की बात की गई है, कॉस्टिक सोडा उद्योग, नमकीन मिट्टी सीमेंट संयंत्र की बात की गई है, भट्टी की धूल चीनी और कागज उद्योग की बात यहाँ पर की गई है। भट्टी की धूल बताइए, तो ये आपका कहाँ पर होगा, सीमेंट संयंत्र में। ठीक है, तो डी का आपका 3rd हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो बी है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्लास, आपका सही उत्तर क्या है, बी है। इस चीज से तो क्लियर हो गया होगा, भट्टी की धूल की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका सीमेंट संयंत्र हो गया, और कीचड़ चूना की जब हम बात कर रहे हैं तो चीनी और कागज उद्योग में हो गया। ठीक है, और सी का 2nd नमकीन मिट्टी की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, कॉस्टिक सोडा उद्योग। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिए, इसको सही रहेगा। तो लाइम स्लज याद रखिएगा, लाइम स्लज की जब हम बात करते हैं तो इसका स्रोत क्या है, चीनी और कागज उद्योग, शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, कागज उद्योग में कॉस्टिक रिकवरी प्रक्रिया और चीनी मिलों में शुद्धिकरण के दौरान चूना आधारित कीचड़ निकलता है, ये याद रखिएगा। जब शुगर को रिफाइन करते हैं, प्योर करते हैं, तो उस समय वहां पर चूना आधारित कीचड़ निकलता है, और जब कागज उद्योग में कॉस्टिक रिकवरी की प्रक्रिया होती है तब भी चूना आधारित कीचड़ निकलता है। ठीक है, ब्राइन मड की जब हम बात करेंगे तो कॉस्टिक सोडा उद्योग इंडस्ट्री याद रखिएगा। कॉस्टिक सोडा NaOH बनाने के लिए क्लोर अल्कली संयंत्रों में खारे पानी के शुद्धिकरण के दौरान ब्राइन मड अपशिष्ट के रूप में निकलता है। वैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रांसलेशन में कभी कभी गलत ट्रांसलेट हो जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट इंडिकेट इट इज अ फेडरल इन नेचर। ठीक है, संघीय ढांचा की बात की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है जो यह दर्शाता है कि इसका स्वरूप संघीय है, फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया है, जब भी हम संघीय ढांचा की बात करेंगे तो यहाँ पर शक्ति का वितरण होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, संघ और राज्यों के मध्य में जो पावर है उसको डिवाइड करने की बात होती है, डिवीजन ऑफ पावर की बात होती है। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ। मौलिक अधिकारों की बात की जाती है जब हम फेडरलिज्म फीचर की बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बी आपका सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, ये एक आपका फेडरल फीचर है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, जब भी संघीय ढांचा की बात होती है, ठीक है, जब भी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, जैसे अगर हम यूएन की बात करें तो वहां पर डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, स्टेट और सेंटर दोनों की
सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में संघीय ढांचा है, डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो कि हम बात भी करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट ना, और यूनियन लिस्ट की बात करते हैं शेड्यूल 7 में, वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो एक ही है। हम सभी भले दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम नागरिक भारत के हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, एकल नागरिकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टी, नहीं ये भी नहीं। देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सा फीचर जो आपका फेडरल फीचर है और भारत ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखें, यहां पर देखिए श्वेता किस फसल की प्रजाति है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये मक्के की प्रजाति है। आरओ में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, मक्के की प्रजाति है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, रॉयल जेली इज मिल्की और लाइट पेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेट प्रोटीन कंटेंट। रॉयल जेली दूधिये या हल्के पीले रंग की होती है और इसमें प्रोटीन की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें प्रोटीन की अनुमानित मात्रा कितनी होती है, इसमें प्रोटीन की अनुमानित मात्रा जो है वो 15 से 18% होती है। ये दोनों प्रश्न जो है कि श्वेता किसकी वैरायटी है, ये भी आपके आरओ में पूछा गया प्रश्न है कि श्वेता किस फसल की प्रजाति है, तो मक्के की प्रजाति है, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम मक्के की अदर प्रजातियों को देखें तो कंचन भी मक्के की प्रजाति है, गौरव मक्के की प्रजाति है, सूर्य मक्के की प्रजाति है, तरुण मक्के की प्रजाति है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी मैं बता दूं कि ये श्वेता जो वैरायटी है ये अमरूद और अनियन की भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया था इसमें आपको मक्का, बाजरा, ज्वार और मूंग की बात की गई थी, जहां पर मक्का सही उत्तर है। लेकिन अमरूद में भी हम बोलते हैं श्वेता वैरायटी का अमरूद, और अनियन में भी, ये याद रखिएगा। वैसे ऐसे प्रश्न आरओ में ज्यादा पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। रॉयल जेली के बारे में मैंने आपको बता दिया, 15 to 18% याद रखिएगा इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा ये रहा 13 प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सोलर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश इज अमंग द लार्जेस्ट इन द स्टेट, बताइए। जालौन सोलर पार्क, मिर्जापुर सोलर पार्क, आगरा सोलर पार्क या फिर ललितपुर सोलर पार्क। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है जालौन, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। सोलर पार्क की बात की गई है तो जालौन जो है वो सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसकी की क्षमता कितनी है, 1200 मेगावाट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, 4th कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली, व्हाट वाज इट्स मेन थीम, बताइए। चौथा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, इसका मुख्य विषय क्या था। भारतीय अर्थव्यवस्था, अतीत और वर्तमान, आसान समय में समृद्धि की तलाश, भू राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समाधान, वैश्विक व्यापार और निवेश। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है अशांत समय में समृद्धि की तलाश, बी आपका सही उत्तर है, ये थीम था, ठीक है, चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का, जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। बी आपका सही उत्तर है, मैंने आपको बता दिया। ये आपका अक्टूबर 2025 में ऑर्गेनाइज कराया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पर आयोजक कौन थे, आर्थिक विकास संस्थान और वित्त मंत्रालय, ठीक है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, इस सम्मेलन की थीम थी सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन द टर्बुलेंट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए और जो आपके सम्मेलन पहले हुए थे, जैसे प्रथम की रीडिफाइनिंग द फ्यूचर थी, ठीक है, द्वितीय की नेविगेटिंग अ वर्ल्ड ऑन फायर, 2014 में जो तृतीय सम्मेलन हुआ था उसकी थीम थी द इंडियन एरा, और चतुर्थ, ठीक है, जो 2025 में हुआ है 5th सम्मेलन सीकिंग द प्रॉस्पेरिटी इन द टर्बुलेंट टाइम, थीम थी। अगला प्रश्न देखिए, द पार्ट ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड,
बताइए। बैरोमीटर पूछा जाता है परीक्षा में कई बार कि बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है बैरोमेट्रिक दाब का भाग जो जल वाष्प के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अंजुमन ए मोहिबान ए वतन। ठीक है, अंजुमन ए मोहिबान ए वतन की स्थापना की थी किसने, बताइए। बताइए, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लाला हरकिशन लाल या भगत सिंह। तो भगत सिंह के चाचा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अंजुमन मोहिबान वतन की। तो भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, अजीत सिंह। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देख लीजिए, सरदार अजीत सिंह ने 1907 में लाहौर में अंजुमन मोहिबान वतन देशभक्तों की समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी 1907 में, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस कार्य में उनके प्रमुख सहयोगी जो थे वो सूफी अम्बा प्रसाद थे, ये भी याद रखिएगा, और घसीटा राम थे। हो सकता है परीक्षा में अगली बार इस तरीके से प्रश्न बन जाए, तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घसीटा राम और सूफी अम्बा प्रसाद का नाम याद रखना है। इन्होंने भारत माता नामक एक अखबार भी निकाला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अरेंज द 4 बुद्धिस्ट काउंसिल अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्लेसेस वेयर दे वेयर हेल्ड। बताइए, बुद्धिस्ट काउंसिल की बात की गई है। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी, दूसरी कहां पर हुई थी, तीसरी कहां पर हुई थी, चौथी कहां पर हुई थी। तो राजा वैशाली को पटाकर कहां ले गया, कुंडी लवन ले गया। ठीक है, तो यहां पर देख लो, राजगृह पहला हो गया, फिर वैशाली दूसरा हो गया, तीसरा पाटलिपुत्र और कुंड लवन, ठीक है, जो कि कश्मीर में है, चौथा। तो 2 सबसे पहले हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, सॉरी, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर है। प्रथम बौद्ध संहिता की जब हम बात करेंगे तो ये जो बौद्ध संहिता थी ये बुद्ध के महानिर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। पूछा जाता है कि बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो मैंने आपको बताया कुशीनगर, ठीक है, आज के समय में। ठीक है, और कुशीनगर किस चीज के लिए फेमस है, केले के लिए भी फेमस है, ये भी याद रखिएगा, बनाना प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, वो चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रथम बौद्ध संहिता की जब हम बात करेंगे तो ये किस स्थान पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश से बिलोंग करता था, और अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप थे। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट डाउन करते हुए चलिए। जब हम द्वितीय बौद्ध संहिता की बात करेंगे तो ये कहां पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। शासक कौन था, काला अशोक था, ठीक है, जो कि शिशुनाग वंश से था, और अध्यक्ष कौन था, सावकामी था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम तृतीय बौद्ध संहिता की हम बात करते हैं, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो ये आपके पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज हुई थी। शासक कौन था, अशोक था, जो कि मौर्य वंश से बिलोंग करता था, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन था, तिस था, ये याद रखिएगा। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो आपकी कब हुई थी, कहां पर हुई थी, सबसे पहले तो कुंड लवन में हुई थी, जो कि कश्मीर में है। शासक कौन था, कनिष्क था, अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देखें। कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली नेटवर्क कहां पर आपका विकसित हुआ है, ये पूछा गया है। तो बताइए, पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क हैज बीन डेवलप्ड एट, पढ़ लीजिए, ABCD आपका सही उत्तर है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है A। ठीक है, AISRI, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं। जब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क का विकास भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, क्लियर है। चलो
अगला प्रश्न देखिए, व्हेन डिड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कम इनटू द फोर्स। तो बताइए यहाँ पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आपका फोर्स में आया। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए 1955, 1961, 1956 या फिर 1986। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्लास आज के सेशन में जो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके RO परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरीके के प्रश्न अभी आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो 19वां का आंसर क्या होगा बताइए। 19 का जो आंसर आपका है वो है 1986, याद रखिएगा, जब हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अमेंडमेंट की बात की गई है, संशोधन की बात की गई है, इस पर जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था तो आप बताते, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया था तो आप बताते 1961 में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अमेंडमेंट कब हुई थी, संशोधन कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे 1986 में। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया गया है, औपनिवेशिक, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में ही दिया गया है, इंग्लिश में लिखा ही नहीं है। औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था, ये आपको बताना है। बॉम्बे क्रूरियर, बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे हेराल्ड या फिर मुंबई मिरर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है 20 का, याद रखिएगा। जब हम बॉम्बे हेराल्ड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1879 में हुई थी। कहां पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। यह बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर बॉम्बे गैजेट कर दिया गया था, ये याद रखिएगा। इसी का नाम बाद में बदलकर क्या रख दिया गया था, बॉम्बे गैजेट। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1789 में, जो कि एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ई श्रम पोर्टल से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न बड़ा है तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्न को पढ़िए। क्या दिया गया है, Consider the following statement with reference to E-Shram portal. Ministry of Labour and Employment has developed E-Shram portal for creating a national database of unorganized worker. दूसरा है E-Shram portal has been linked to NCS portal and ASEEM portal for seamless facilitation of service. बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। सेवाओं की निर्बाध सुविधा के लिए ई श्रम पोर्टल को NCS पोर्टल और ASEEM पोर्टल से जोड़ा गया है। यहाँ पर दोनों ही कथन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है और उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य देखिए, इसे 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के करोड़ों असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, ठीक है, असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना जो कि आधार से लिंक हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनकम्पास्ड विद नमामि गंगा प्रोग्राम। ठीक है, निम्नलिखित में से किन योजनाओं को नमामि गंगा कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ये सारे प्रश्न आपके GS मेंस पेपर ROARO में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। गंगा ग्राम योजना जो है वो नमामि गंगा प्रोग्राम से जुड़ी है, बिल्कुल सही है। औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी कार्यक्रम जो है बताइए, वो मल जल उपचार अवसंरचना कार्यक्रम, नदी तल का सफाई कार्यक्रम। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इस तरीके का प्रश्न आपका सही हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। तो बताइए क्लास, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। अगर हम गंगा ग्राम योजना की बात करें तो ये नमामि गंगा प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो भी आपके ग्राम गंगा तट पर हैं, गंगा तट जहां पर है, ठीक है, वो आपके
गंगा ग्राम योजना में आते हैं, सम्मिलित है। औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी कार्यक्रम इसमें सम्मिलित है, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट थे उन्हें रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। किसी भी नदी के साथ पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कॉज ये है कि वो पॉल्यूट क्यों हो रही है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जो भी कूड़े इंडस्ट्री से निकलने अपशिष्ट जो वहाँ के हैं, उनको नदियों में डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था। ठीक है। फिर औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी कार्यक्रम इसमें है, मल जल उपचार अवसंरचना कार्यक्रम भी है, नदी तल का सफाई कार्यक्रम भी है, रिवर्स सरफेस क्लीनिंग प्रोग्राम इसमें है, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम भी इसमें है। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न देखिए, इन जून 2025 हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो ये तो बहुत ही न्यूज में भी था, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में पहली बार एक कोई विमेन प्रेसिडेंट बनी थी। इनका नाम था क्रिस्टी कोवेंट्री, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वी एग्री लाइव स्टॉक फिशरीज प्रोडक्शन इंडिजिनस फार्मिंग इज रिलेटेड टू। बताइए यहां पर सिल्वी एग्री लाइव स्टॉक फिशरीज उत्पादन स्वदेशी कृषि प्रणाली संबंधित है किस राज्य से? तो ये संबंधित है नागालैंड से। ए आपका सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, जॉम्बो प्रणाली, देखिएगा यहाँ पे जॉबो सिस्टम की जब हम बात करें तो जाबो शब्द जो है ये एक स्थानीय भाषा है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में है, जिसका कि अर्थ होता है पानी को रोकना। ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रैक्टिस जो है ये नागालैंड में की जाती है। यह मुख्य रूप से नागालैंड के फेक जिले में चखेसंग जनजाति द्वारा प्रचलित एक स्वदेशी कृषि पद्धति है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है ROARO में। पच्चीसवां प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये। यहां पर क्या पूछा गया है? रेफरेंस ऑफ सभा एंड समिति आर फाउंड इन ऋग्वेद एंड अथर्ववेद। द समिति वाज अ कमिटी ऑफ एल्डर्स, अ रिपब्लिक कॉन्फेडरेसी कॉल्ड शूद्रक मल फाउट अगेंस्ट अलेक्जेंडर इन 4th सेंचुरी BC। ठीक है, शूद्रक मल संघ नामक गणतंत्र परिसंघ ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर से मुकाबला किया था। समिति बुजुर्गों की एक सभा थी। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सभा और समिति की तो इसका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब हम समिति की बात करेंगे तो समिति में कॉमन लोग थे। ठीक है, सामान्य लोग इसमें सम्मिलित होते थे। जब हम एल्डर की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपके सम्मिलित होते थे सभा में। सभा में याद रखिएगा, जो एक्सपीरियंस लोग थे, बड़े लोग थे, वो सभा में होते थे। समिति में जो भी आम लोग थे सब सम्मिलित होते थे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया ना, सीमित बुजुर्ग समिति जो थी वो बुजुर्गों की एक सभा थी। ठीक है, समिति वाज अ कमिटी ऑफ एल्डर्स नहीं, सभा वाज अ कमिटी ऑफ एल्डर्स। समिति में सब लोग सम्मिलित होते थे, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही कथन क्या है? कथन 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जब हम सभा की बात करते हैं तो यह श्रेष्ठ जनों और कुलीनों की संस्था थी। ठीक है, या न्यायिक कार्य भी करती थी। सभा वाज अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स। समिति की जब हम बात करते हैं तो यह सामान्य जनता जनरल असेंबली थी, जिसमें एक बड़ी संख्या के लोग होते थे, जिसमें कबीले के आम लोग शामिल होते थे। राजा का चुनाव या अनुमोदन यहीं पर होता था समिति से। क्लियर है? चलो, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है ना, कि किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। ये याद रखिएगा। तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद में सभा के बारे में 8 बार लिखा हुआ है और समिति के बारे में 9 बार उल्लेख है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है क्लास, चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। बीच में मॉक टेस्ट में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, टाइम है, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। इंटरव्यू मतलब आप लोगों का, जिन स्टूडेंट्स का है
उनके गाइडेंस में, तो इसी वजह से क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ये मॉक टेस्ट की जो क्लासेस हैं वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को समय के साथ बढ़ाया जाएगा। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहे कि मेंस में कौन कौन अपीयर हो रहा है, तो वो भी जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए मेंस के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए। ठीक है, अलग अलग ग्रुप बनाया गया है जिसमें जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर फ्री मॉक इंटरव्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे आप लोग, पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आपके साथ है। प्रीलिम्स, मेंस, मॉक इंटरव्यू किसी में भी आपको दिक्कत होती है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी तरफ से पूरा सहयोग आपको दिया जाएगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है, परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।